देखिए, आप तो जानते हैं कि दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक साल का करंट अफेयर्स तैयार करना पड़ेगा। अब एक साल के करंट अफेयर्स के लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक साल के करंट अफेयर्स यदि आप भटक भटक कर पढ़ते हैं तब भी आप अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब हमारी चिंता है। बस आपको क्या करना है कि हमारे द्वारा जितनी भी क्लासेस शेयर की जाएं, वे सारी क्लासेस को आप अच्छे से देखते चलिए। निश्चित तौर पर एक साल का करंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो अपने आप को बिल्कुल फ्री फील महसूस करेंगे। आइए अब प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने पॉइंट पर। जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से मैंने सारा कुछ लिया हुआ है, ताकि आपको समझने में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना हो और जल्दी से सारी बातें आपको समझ में आ जाए और जल्दी से सारी चीजें आपको याद भी हो जाएं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि किस देश ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है। तो क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। देखिए, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि किस देश ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है श्रीलंका है। तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका देश ने क्या किया है कि अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है। दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है और वहां ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी जी और भी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, ऐसे वर्तमान के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके नेम रखा जा सकता है। लेकिन आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू सही होंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया गया है। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जो नहीं पढ़े रहेंगे वो सीधा मोदी जी लगा कर आएंगे। इसलिए लगा कर आएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी जी सबसे ज्यादा फेमस हैं, इसलिए मेरे अनुसार यही सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वे ऐसा करेंगे, जो लोग पढ़े हैं उन्हें ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है। अब हम बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करते हैं। तो ये कौन थे? तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये भारत के कौन थे? तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आइए अब समझ लेते हैं थोड़ा से श्रीलंका के बारे में अतिरिक्त जानकारी के तौर पर, क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ अतिरिक्त जानकारी के तौर पर पूछा जा सके, क्योंकि अभी ये चर्चा में बना हुआ है। अच्छा, आपने ये भी देखा हुआ है कि सबसे ज्यादा क्राइसिस इस देश ने देखा, सबसे ज्यादा संकट एक तरह से इस देश ने देखा, क्योंकि आपने इसके पहले सुना ही था कि सबसे ज्यादा वित्तीय जोखिम उठाने वाला देश यही रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैच हुआ था और हमारे एक क्रिकेटर ने जितना भी पैसा जीता था वो सारा दान कर दिया। यही है भारत की सबसे अच्छी विशेषता, जहां पर दान करने में एक बार भी लोगों के मन में ये शंका नहीं होती है कि यार दान किया जाए या ना किया जाए। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लोग कर देते हैं। यही है भारत की सबसे अच्छी बात। दोस्तों, आइए अब समझते हैं श्रीलंका के बारे में। तो कम से कम श्रीलंका के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि श्रीलंका का पुराना नेम क्या था। अगर आपसे कोई पूछे कि आप हमें ये बता दीजिए कि श्रीलंका का पुराना नेम क्या था, तो आप क्या बताएंगे? सिलोन बताएंगे। चलिए मैं आपको बताते चल रहा हूं। तो श्रीलंका का जो पुराना नेम था दोस्तों, वो था सिलोन था। सिलोन के बारे में बात करते हैं तो यह जो नाम था श्रीलंका का, 1972 से 74 के आसपास, यानी कि 74 के आसपास श्रीलंका का नेम क्या रहा है? सिलोन रहा है। लेकिन अब इसका नेम क्या है? अब इसका नेम क्या है? श्रीलंका है। मतलब 1974 के बाद सिलोन का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? श्रीलंका कर दिया जाता है। आइए अब समझ लेते हैं, यानी कि जान लेते हैं श्रीलंका की राजधानी क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, श्रीलंका की राजधानी क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो श्री जयवर्धनेपुरा है। तो श्री जयवर्धने की बात करते हैं दोस्तों, श्री जयवर्धने की बात करते हैं, श्री जयवर्धनेपुरा की बात करते हैं। तो वो ये यहाँ की राजधानी है। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है दोस्तों? तो श्री जयवर्धनेपुरा की बात करते हैं, श्री जयवर्धनेपुरा की बात करते हैं। तो ये यहाँ की राजधानी है। अब आइए बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका की भाषा क्या है दोस्तों, यानी कि लैंग्वेज क्या है।
यानी कि श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है दोस्तों? तो श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों वो है सिंहली। ए है पहली भाषा, ए है पहली भाषा, और दूसरी भाषा के तौर पर यदि आप देखें तो तमिल भाषा है। तो श्रीलंका की जो पहली भाषा है दोस्तों वो है सिंहली, और दूसरी भाषा के तौर पर यदि आप देखते हैं तो तमिल है। दरअसल बहुत सारे जो हमारे देश के तमिल, जो हमारा राज्य तमिलनाडु है, यहाँ के बहुत सारे लोग जाकर श्रीलंका में रह रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या है कि श्रीलंका की जो दूसरी भाषा है वो है तमिल है। ठीक है, पहली भाषा कौन सी है? सिंहली है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में दोस्तों। तो श्रीलंका की प्रमुख जनजाति कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाता है कि श्रीलंका की प्रमुख जनजाति कौन सी है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे? श्रीलंका की प्रमुख जनजाति, तो श्रीलंका की प्रमुख जनजाति है बेदास है। कौन सी जनजाति है दोस्तों? तो बेदास जनजाति है। तो श्रीलंका की जो प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है? बेदास है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। देखिए श्रीलंका के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ का रुपया कौन सा है? तो जो श्रीलंकाई रुपया है दोस्तों, तो श्रीलंकाई रुपया की बात करते हैं तो यहाँ पर श्रीलंकाई रुपया है दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक खास बात यह है कि भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाली जल संधि कौन सी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत और श्रीलंका को, एक मिनट, हाँ, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाली जल संधि कौन सी है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत की बात करते हैं और श्रीलंका की बात करते हैं, तो भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाली जल संधि कौन सी है? जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, पाक जल संधि की बात करते हैं तो पाक जल संधि की बात करते हैं तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को पृथक करती है या जोड़ने का काम करती है। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये है अतिरिक्त जानकारी के तौर पर श्रीलंका के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि बात करते हैं, हमने आपको श्रीलंका के बारे में बताया कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? सिंहली, और पहली जो है सिंहली, दूसरी है तमिल, और यहाँ की प्रमुख जनजाति कौन सी है? वेदास है। और श्रीलंका का पुराना नेम क्या है? सिलोन है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरा है। पहले इसकी राजधानी थी दोस्तों कोलंबो थी, लेकिन अब इस समय यदि आप देखें तो इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा। यहाँ की जो एक तरह से रुपया है दोस्तों वो है श्रीलंकाई रुपया। और भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाली जल संधि कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाली जल संधि है पाक जल संधि है दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अब हम पहुंचते हैं अपने टॉपिक पर। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो अगला पॉइंट कहता है कि किसने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक यानी कि पारख लॉन्च किया है? पारख लॉन्च किया है, किसने किया हुआ है दोस्तों? तो एनसीईआरटी ने किया हुआ है। किसने किया हुआ है? एनसीईआरटी ने किया हुआ है। तो एनसीईआरटी के बारे में बात करते हैं तो एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है कि एक तरह से देश का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक जारी किया है, यानी कि पारख को लॉन्च किया है। पारख के बारे में बात करते हैं तो इसके फुल फॉर्म के बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। पारख का फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों, पारख का मतलब पारख ही हो जाएगा, पा मतलब हो जाएगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज और होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए ये जो पारख है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाना। तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना किसका काम है? तो पारख का काम है, जिसे अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक क्या है? तो पारख है, पारख को लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पारख का फुल फॉर्म क्या होगा तो आप बता दीजिएगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। किसने इसे लॉन्च किया है? तो एनसीईआरटी ने इसे लॉन्च किया है। तो एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है दोस्तों, ये बातें आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी ने इसे लॉन्च किया है। चलिए अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट कहता है कि किस राज्य का
जिला कोल्लम जो है भारत का पहला संविधान साक्षर वाला जिला बन गया है। तो मतलब वो कौन सा राज्य है, या उस कौन से राज्य का जो जिला है एक कोल्लम है, वो भारत का पहला संविधान साक्षर वाला जिला बन गया है दोस्तों। तो केरल बन गया है, ध्यान रखिएगा। केरल का एक जिला है वो है कोल्लम, केरल का एक जिला है वो है कोल्लम दोस्तों, जो भारत का पहला संविधान साक्षर वाला जिला। देखिए संविधान साक्षर वाला जिला का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर हर एक बच्चा संविधान के बारे में जानता है, यानी कि संविधान की मूल जानकारी हर एक व्यक्ति यानी कि हर एक बच्चा जानकारी रखता है। ठीक है, तो वो कौन सा जिला है, तो कोल्लम है, ध्यान रखिएगा कोल्लम जिला है। अब एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में बन सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है, या ऐसा कौन सा जिला है कि उस जिले में सभी लोग संविधान के बारे में जानकारी रखते ही हैं। तो दोस्तों यह जानकारी रखने वाला जिला बन गया है तो कोल्लम। और ये भी पूछा जा सकता है कि कोल्लम जिला है कहाँ का या किस राज्य का है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा केरल के बारे में। तो केरल राज्य का एक जो जिला है कोल्लम, यहाँ के जो लोग हैं वे भारत के संविधान के बारे में जानकारी रखते हैं, यानी कि अगर आप देखें तो पहला संविधान साक्षर वाला जिला बन गया है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम अतिरिक्त जानकारी के तौर पर कुछ बातें देख लेते हैं। देखिए अगर हम केरल के बारे में बात करते हैं तो केरल के बारे में यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो इसकी राजधानी आप जानते ही हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए दरअसल क्या है कि यहाँ पर खास बातें हैं कि 10 साल की उम्र के हर बच्चे को संविधान के बारे में जानकारी है। 10 साल के उम्र के हर बच्चे को क्या है कि यहाँ पर संविधान के बारे में मूल जानकारी है, मतलब हर कोई जानता है संविधान के बारे में, थोड़ी थोड़ी जानकारी तो रखता है। देखिए इसकी जो शुरुआत की गई ना दोस्तों, आज से 2 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी। आज से 2 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत? संविधान साक्षर बनाने की शुरुआत की गई थी। तो संविधान साक्षर बनाने की शुरुआत आज से 2 साल पहले शुरुआत की गई थी। और इस अभियान को किस नाम से जाना गया है, तो इस अभियान के बारे में बात कर लेते हैं। जो संविधान साक्षर अभियान की बात करते हैं, तो संविधान साक्षर अभियान की बात करते हैं तो इसे सिटीजन प्रोग्राम के नाम से जाना गया है। तो इसे किस नाम से जाना गया है, तो इसे सिटीजन प्रोग्राम के नाम से भी जाना गया है। तो इसे सिटीजन प्रोग्राम के नाम से भी जाना गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो संविधान साक्षर वाला जिला कौन सा बन गया है, तो कोल्लम बन गया है। और कोल्लम जिला कहां पर है, तो केरल में है। और वहां पर इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी। संविधान साक्षर अभियान संविधान साक्षर अभियान जो शुरुआत की गई थी दोस्तों 2 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी, जिसे किस अभियान के नाम से जाना गया है, तो इसे सिटीजन प्रोग्राम के नाम से भी जाना गया है। अब आइए बात कर लेते हैं केरल के बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी। देखिए केरल के बारे में यदि हम देखते हैं तो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कौन कौन सा है। शास्त्रीय नृत्य आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल डांस के बारे में बात कर लेते हैं तो आपने तो सुना ही है मोहिनी अट्टम के बारे में, आपने सुना ही है मोहिनी अट्टम जो है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, यानी कि क्लासिकल डांस है। दूसरी बात करते हैं कथकली के बारे में बात करते हैं। कथकली की बात करते हैं तो ये भी यही का शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल के बारे में यदि आप देखें तो केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों वो है मोहिनी अट्टम और कथकली। नेक्स्ट बात करते हैं यहीं पर यदि आप देखें तो सांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है। सांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली की बात करते हैं तो यहीं पर है, केरल में ही है। ठीक है, और केरल में कहां पर है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में है सांत वैली, यानी कि जिसे साइलेंट वैली के नाम से आप जानते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में साइलेंट वैली से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहां पर अवस्थित है। तो अगर अब पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा ये कहां पर अवस्थित है, तो केरल राज्य में अवस्थित है। ठीक है, शांत घाटी के बारे में, शांत यानी कि शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, तो किस पहाड़ी पर है दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर है या नीलगिरी की पहाड़ी कहां पर है, तो आप बता दीजिएगा नीलगिरी की पहाड़ी कहां पर है, तो केरल में है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक एक क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। मुझे लगता है कि यहां तक आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब कहा जा रहा है कि भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है।
तो भारत का सबसे बड़ा चौथा व्यापारिक भागीदार कौन सा बना है? तो वो बना हुआ है दोस्तों, रूस बना हुआ है। अब रूस की कहानी क्या है? तो रूस के बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, रूस के बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है, किस दृष्टिकोण से? तो विश्व का सबसे बड़ा देश है दोस्तों, किस दृष्टिकोण से? क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर यदि आप देखें तो रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस से ही हमने क्या लिया हुआ है अपने संविधान में? जल्दी से आप लोग बताइए, रूस से हमने अपने संविधान में क्या लिया हुआ है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं आपको बता देता हूं, रूस से हमने लिया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया हुआ है, यानी कि मौलिक कर्तव्य को हमने लिया हुआ है। तो रूस के बारे में बात करते हैं तो रूस से हमने क्या लिया हुआ है? तो मौलिक कर्तव्य को भी लिया है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो रूस के बारे में हमने जाना कि रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आप देखें तो विश्व का सबसे बड़ा देश है। और दूसरी बातें हमने बताया कि हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसको हमने कहां से लिया हुआ है? तो उसको हमने रूस से लिया हुआ है। और रूस का तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? तो तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश बन गया है, तो व्यापारिक भागीदार देश बन गया है दोस्तों, कौन बन गया है? रूस बन गया है। और रूस से हमारी सबसे ज्यादा दोस्ती है, जो कि आप जानते ही हैं। तो भारत हमेशा समर्थन करता है रूस का, और रूस भी कहीं ना कहीं भारत का समर्थन करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रूस जो है चाइना के भी भटकावे में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम इंटरनेशनल रिलेशन को नहीं देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को हम जान ले रहे हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं किस मार्टिन, यानी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, किस मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा वविलाला, इनका नेम ध्यान रखिएगा। तो मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो कृष्णा वविलाला की बात करते हैं तो इन्हें यह सम्मान दिया गया है। कौन सा? मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड। किस लिए इन्हें दिया गया है? तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यह अवार्ड इन्हें इसलिए मिला हुआ है कि भारतीय समुदाय को अमेरिका की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो भारतीय समुदाय को, यानी कि भारतीय लोगों को अमेरिका की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कृष्णा वविलाला को यह सम्मान दिया गया है, मार्टिन लूथर किंग। अगर आप इतना भी ध्यान रख लेते हैं ना, तब भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए जितनी भी बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि जितने भी पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, जब जब ये वीडियो आए करंट अफेयर्स को, उसको देखते चलिएगा। अगर मुझे लगा कि हाँ मैं सिलेबस टाइम पर करवाने में पीछे हो रहा हूं, तो मैं मैराथन क्लास कर दूंगा। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि मैं पूरा कंप्लीट नहीं कराऊंगा एक साल का, मैं पूरा एक साल का करंट अफेयर्स तैयार करा दूंगा। बस आपको क्या करना है कि हमारे द्वारा जितनी भी क्लासेस शेयर की जाएं, वे सारी क्लासेस को आप देखते चलिएगा। लूथर को अमेरिका यानी कि यूएसए का गांधी भी कहा गया है। तो ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। लूथर को, यानी मार्टिन लूथर किंग की बात करते हैं तो इन्हें यूएसए का गांधी भी कहा गया है, इन्हें यूएसए का गांधी भी कहा गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इनके जन्म के बारे में बात करते हैं तो 15 जनवरी 1929 को हुआ था। और बचपन में इनका पूरा नेम क्या था, यानी कि इनका नेम क्या था? माइकल लूथर किंग जूनियर था। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट कहता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक कौन बने हैं? ये जनवरी 2022 का है, ध्यान रखिएगा। ये जनवरी 2023 का एक करंट अफेयर्स है। तो ये उस समय बने थे, ठीक है, जनवरी में बने थे कि, या ऐसे मैं कह सकता हूं यहाँ पर, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक कौन बने हैं? तो प्रवीण शर्मा जी का नेम याद रखिएगा, प्रवीण शर्मा जी का नेम याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला। तो फितूर की बात करते हैं 2023। तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर की बात करते हैं तो कहां शुरू हुआ? तो स्पेन के मैड्रिड में शुरू हुआ। कहां पर शुरू हुआ था ये मेला? तो ध्यान रखिएगा फितूर के बारे में, फितूर मेला के बारे में ध्यान रखिएगा। FITUR 2023 जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा पर्यटन मेला के बारे में।
कहां पर इसकी शुरुआत हुई थी? तो स्पेन के मैड्रिड में इसकी शुरुआत हुई थी। आइए समझ लेते हैं इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी के तौर पर। देखें, राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि मंडल ने 18 जनवरी 2023 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला यानी फितूर में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि इस अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला का आयोजन 18 जनवरी से 22 जनवरी 2023 तक किया गया। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ के एक तरह से प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? तो इसमें राजस्थान के पर्यटन विभाग के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। जो एक तरह से यह मेला हुआ था फितूर 2023, और कहां पर यह मेला हुआ था अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला? तो स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट क्या कहता है कि किस मानवता की सेवा के लिए, किस मानवता की सेवा के लिए बहरीन का आईएसए पुरस्कार दिया गया है? तो किस मानवता सेवा के लिए, किस मानवता की सेवा के लिए बहरीन का आईएसए पुरस्कार किन्हें दिया गया? वैसे तो ठीक है, किन्हें दिया गया है और किसे दिया गया है? तो डॉक्टर सैंडुक रूइट का नेम याद रखिएगा। अच्छा, इनका नेम भी है सैंडुक, ठीक है। डॉक्टर सैंडुक का नेम ध्यान रखिएगा, जिन्हें आईएसए का एक तरह से मानवता के लिए, मानवता की सेवा के लिए, किन्हें यहां पर होना चाहिए, किन्हें मानवता की सेवा के लिए बहरीन का यानी कि ह्यूमैनिटी यानी कि मानव की सेवा करने के लिए बहरीन का आईएसए पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। तो डॉक्टर सैंडुक रूइट की बात करते हैं, इनका नेम आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि G20 पर्यावरण समूह की बैठक कहां आयोजित की गई? देखिए यहाँ पर G20 पर्यावरण कहा जा रहा है, ठीक है। अभी जो G20 हुआ था भारत मंडपम में हुआ था, जो कि दिल्ली में हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है जनवरी 2023 के पूछा जा रहा है। तो जनवरी 2023 में जो पर्यावरण से रिलेटेड जो G20 के सम्मेलन हुआ था, वो कहां पर हुआ था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में हुआ था। कहां पर हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि G20 पर्यावरण, अगर पर्यावरण से रिलेटेड पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? कर्नाटक के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेटफ्लिक्स के सीईओ पद से किसने इस्तीफा दिया? तो रीड हेस्टिंग की बात करते हैं, तो इन्होंने यह इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड कहां लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा, इसको तुरंत याद कर लीजिएगा या लिख लीजिए अपने पॉइंट, अपने किताब में, सॉरी अपने कॉपी में, अपने नोट्स में इसे मेंशन कर लीजिए कि नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड कहां लॉन्च किया गया दोस्तों? तो हैदराबाद में किया गया है। कहां पर लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में आपने देखा कि बहुत ज्यादा बड़ी क्लास तो हमने आपको नहीं दिया, लेकिन हाँ छोटी ही क्लास में आपको हमने बहुत सारी जानकारियां आपको दिया हमने। अगर आप लोगों को यह क्लास बेहतर लग रही हो या आप लोगों को सारी बातें अच्छे समझ में आ रही हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो एक साल का करंट अफेयर्स में अच्छे से तैयार करा दूंगा। बाकी आप लोगों के सपोर्ट पर ही निर्भर करता है कि हाँ आगे की क्लास को आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, एक दिन तो बहुत ज्यादा जोश दिखाते हैं और दूसरे दिन आप धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। आपको लगता है कि छोड़ो क्या होगा, आप नहीं निकल पाएगा, ठीक है। देखिए लड़ाई लड़ने से पहले अगर कोई हार मान लेता है तो समझ लीजिए कि उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया, सबसे पहले लड़ाई लड़ने से पहले ही अपने आप को एक तरह से पराजित कर लिया, यानी कि पराजय स्वीकार कर लिया। कम से कम लड़िए तो, क्योंकि आपने लड़ाई शुरू किया था, आपने लड़ाई शुरू किया था तो उसे अंत तक करिए, उस अंत तक पहुंचिए, मतलब उस लड़ाई को अंत तक पहुंचाइए, ये आपका कर्तव्य बनता है। जब आप लड़ेंगे पूरा फाइनल तक पहुंचेंगे तो जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी से क्यों आप हार मान रहे हैं? बाकी की बातें हम करते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोग कहते हैं कि हाँ करंट अफेयर्स की क्लास बेहतर रही है, आप कंटिन्यू रखिए, तो निश्चित तौर पर मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा और पूरा एक साल का करवा दूंगा। अगर आप नहीं भी कहते हैं तब भी मैं करवाऊंगा, क्योंकि मुझे आता है अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना। बाकी की बातें करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।